एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? एस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आपको एक COOH ग्रुप चाहिए, ठीक है, और साथ में एक अल्कोहलिक ग्रुप चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहां से जो है क्या कहते हैं, COOH से, और जो है क्या कहते हैं ये, तो ये बेसिकली इस तरह से ये निकल जाएगा और ये बनेगा RCOOR, ठीक है। ये एस्टर, ठीक है, RCOOH। तो ये सिंपल एस्टर है बेसिकली। ये जो दिख रहा है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्काइल अल्कोहल बेसिकली, उससे डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू H2O को लॉस होता है और बनता है एस्टर। तो ये सिंपल एस्टर है जो कि लिपिड की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, लिपिड के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है बेसिकली। जस्ट वेट मिनट रुकना बच्चे, ये मार्कर कुछ गड़बड़ कर रहा है, जस्ट एक मिनट। थोड़ी देर के लिए वीडियो जो है वो कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसको इरेज करना है, जस्ट एक मिनट रुकना। ओके, तो जो सिंपल एस्टर है, सिंपल एस्टर में आपका एग्जाम्पल है लिपिड सिंथेसिस, और आपको पता है लिपिड सिंथेसिस कैसे होती है भाई, उसमें क्या क्या होता है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है। हाँ। फैटी एसिड प्लस अल्कोहल मिलके जो है क्या बनाता है, सिंपल एस्टर। तो ये फैटी एसिड को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो RCOOH, और अल्कोहल के लिए OH, ठीक है। तो यहाँ पे इसका H और इसका OH ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ बनेगा RCOR। ये है एस्टर, या इसी को आप बोल सकते हो लिपिड या फैट, लिपिड और फैट, ठीक है। तो ये तो सिंपल एस्टर की स्टोरी हो गई। अब देखते हैं फॉस्फेट एस्टर। फॉस्फेट एस्टर को देखने के लिए जरूरी है कि आप पहले जो है फॉस्फेट का फार्मूला कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला वो देखो। शायद आपको पता होगा वैसे, पर मैं एक बार बता देता हूँ
किस तरह से फॉस्फेट, या फॉस्फेट छोड़ो, उसको बोलो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर इसको आपको लिखना हो तो आप P लिखो, इससे जितने मैक्सिमम OH बना सकते हो, इसमें 3 हाइड्रोजन है तो मैक्सिमम OH आप इससे 3 बना सकते हो, और जो बाकी रिमेनिंग रह जाएगा उसको आप इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, या आप चाहो तो इसको डबल भी रख सकते हो, चाहो तो इसको डबल बॉन्ड भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है किसका, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4 का। ये H3PO4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिखना इसको, नोट कर। हो गया कॉपी? हाँ सर। ठीक है, तो अब जो है क्या कहते हैं, अब देखो फॉस्फेट एस्टर। तो जो न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। H3PO4 लिख लो। तो न्यूक्लियोसाइड अगर आप बनाओगे तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो शुगर और N2 बेस। N2 बेस। कौन सा बॉन्ड बनाना चाहते हो यहाँ पे बताओ, सपोज एडमिन लिख देता हूँ, कौन सा बॉन्ड बनाया आप, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक। ओके, CH2OH। ठीक है, मैंने नंबरिंग आपको पहले ही करवा रखी है, इसको 1 प्राइम देंगे, इसको 2 प्राइम, इसको 3 प्राइम, इसको 4 प्राइम, और ये वाला जो है 5 प्राइम। तो 5 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट है। एक OH ग्रुप और यहाँ पे यूज होता है, मतलब ड्यूरिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन, ये वाला 3 प्राइम। ठीक है, यहाँ पे भी एक OH ग्रुप यूज होता है, बट इसका यूज अभी हमें नहीं करना, हमारा पूरा का पूरा फोकस 5th जो OH ग्रुप 5th कार्बन पे है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो 5th कार्बन पे है, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके साथ एडिशन होगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पे आप फास्फोरस लिख दो, ये वही डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन होनी है, और H2O का लॉस होना है। यहाँ से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होगा वो होगा एस्टर बॉन्ड। कौन सा, फॉस्फेट एस्टर। तो अगर इसको मैं इस तरह से बना दूं, हालांकि मुझे ऊपर की तरफ OH नहीं देना चाहिए था, सॉरी O नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम चेंज करूंगा तो आप बोलोगे अच्छा इसकी पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ, उससे घबराना मत। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में बात आ रही होगी, कुछ को नहीं आ रही होगी। इसको मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा जब मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कर रहा हूँ, मतलब कि जब फॉस्फेट डाइएस्टर का फॉर्मेशन हो रहा होगा।
ठीक है, तो इसमें ये जो बॉन्ड बन रहा है आपका कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है, phosphate ester, phospho ester. फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड है ये, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसको अब आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में आपके दो इंपॉर्टेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं, एक तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बॉन्ड ये वाला, ठीक है, नंबर 1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड सेकेंड वन ये जो आपका है एस्टर बॉन्ड। Ester. ठीक है, ये मिलके एक यूनिट बनाते हैं जिसके बार बार रिपीट करने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड मैंने बना दिया, अब आपको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना है। चलो इसको कॉपी कर लो तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे। रेडी? हाँ सर। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड में क्या है, यहाँ पे हम बना देते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, आप कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, कोई भी, मैं बार बार एडेनिन लिख देता हूँ तो कंफ्यूज मत होना। ये न्यूक्लियोटाइड है और इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड मैं बनाऊंगा ताकि मैं आपको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखा सकूं। यहाँ पे मैं ऐसे ही करके छोड़ देता हूँ, CH2H ग्रुप है लेफ्ट फ्रंट, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये 3 प्राइम है, ये 4 प्राइम है, ये 2 प्राइम है, ये 1 प्राइम है, ठीक है। बाकी चीजों में मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। हमको यहाँ से एक H2O निकालना है ताकि यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ से आपका एक H2O निकल जाएगा इस तरह का जाएगा, ठीक है। और आपका बनेगा
ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है आपका, यही वाला है ना, मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया? ठीक, नहीं सर। यही। और एक आपका कौन सा होगा, शायद ये वाला। ठीक है, तो ये एस्टरिफिकेशन यहाँ पे 1 हुआ है, इसको 2 कर लो और इस वाले को लिखो एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन 1, दूसरा एस्टरिफिकेशन, इन दो एस्टर बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या बोलने लगे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, 2 एस्टर होने की वजह से इसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से कुछ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे ये 3 प्राइम है, ठीक है, यहाँ से फिर से बेसिकली अटैक करेगा फास्फेट ग्रुप के पास नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और ऐड होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। तो इसी वजह से जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है वो किस कार्बन पे होता है, किस पोजीशन पे होता है, 3 प्राइम पे। 3 प्राइम पे। मतलब जो 3 प्राइम। चेन ग्रो करती है, जो न्यूक्लियोटाइड चेन ग्रो करती है, वो किस प्राइम से किस प्राइम की तरफ ग्रो करेगी, 3 प्राइम। 8 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो बोलते हैं ना कि जो न्यूक्लियोटाइड के ग्रो करने का जो डायरेक्शन है, दैट इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, हाँ अब ये सर। मुझे बताओ कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन कौन सी है? यहाँ पे लिखते हैं 3 प्राइम टू 5 prime to 3 prime. 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डायरेक्शन ऑफ 5 to 3 फास्फोइड prime. बॉन्ड क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 prime to 3 prime. श्योर हो? सर 3 प्राइम टू 5 3 प्राइम। प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। प्राइम पोजीशन है जो अटैक करता है 5th प्राइम पे, 5th प्राइम पे। 3 प्राइम पोजीशन पे जो OH ग्रुप है वो किस पे अटैक कर रहा है, 5 5 प्राइम। प्राइम पे। 5 प्राइम पे। तो डायरेक्शन कंफ्यूज मत होना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की जो डायरेक्शन है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कोई कंफ्यूजन है क्या? जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ग्रो अगर करती सर है, हाँ सर पहले तो 5 प्राइम का फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनता है, फिर तो 3 प्राइम का एस्टर बॉन्ड बनता है ना। हाँ, तो क्या हुआ? तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम नहीं होगा? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। ये लिख लो ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं, इधर वाला लिख लो अपना, लिख गया? हाँ सर, 1 मिनट रुकिए। हो गया कि नहीं? हाँ सर, हो गया। हो गया। चलो अब इसको मैं इरेज कर दूं जरा, इधर वाला पार्ट। एक न्यूक्लियोटाइड आपका ये है, एक न्यूक्लियोटाइड आपका ये है, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपका ये है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोटाइड का ये 3 प्राइम OH ये खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 3 प्राइम OH अटैक करता है OH ग्रुप ऑफ फॉस्फेट एट पोजीशन 5 prime. 5 प्राइम। ठीक है, तो जब ये अटैक करेगा तो पोजीशन कौन सी होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। फिर से यहाँ पे खाली है, फिर से यहाँ पे खाली है, ये फिर से अटैक करेगा, फिर से पोजीशन कौन सी होगी, 3 प्राइम टू 3 5। प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तुम कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है वो 3 प्राइम पे हो रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी इसका 5 प्राइम फ्री है, ये 5 प्राइम फ्री है, इसके पास 3 खाली कौन सा पड़ा हुआ है,
3 खाली पड़ा है तो 3 वाला अटैक करता है फिफ्थ पे, ठीक है। ऐसा कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे उसको मिलता है, वो अटैक करता है, उसके साथ जुड़ जाता है, फिर से उसका 3 प्राइम OH खाली हो जाता है। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ग्रो कर रही है वो तो 5 प्राइम 3 प्राइम ही करेगा, क्योंकि 3 प्राइम OH ग्रुप जो है 5th प्राइम पे अटैक करता चला जा रहा है। पर न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन सेपरेट है, मतलब जो फास्फो न्यूक्लियोटाइड में कह रहा हूँ, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सेपरेट इश्यू, ठीक है, वो सेपरेट इश्यू है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ग्रो करना अपना सेपरेट इश्यू है। दोनों को मिक्स मत करो, ठीक है। क्यों मिक्स नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे जब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का, तो यहाँ पे 3 प्राइम OH, ये जो पोजीशन खाली पड़ी है यहाँ पे OH ग्रुप की, ठीक है, वो बेसिकली अटैक करता है फास्फेट ग्रुप के OH पे, ठीक है। तो यहाँ का स्टोरी सेपरेट है और उसका स्टोरी सेपरेट है। अच्छा, अगर तुमसे बोल दिया जाए कि नहीं 3 प्राइम OH पे वो जो है क्या कहते हैं 3 प्राइम OH अटैक नहीं करेगा, फिर 5 प्राइम OH अटैक करेगा, अब तो वो ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। अब वहां पे फास्फेट ग्रुप आ चुका है, कैसे कराओगे अटैक? तो आपके पास पोजीशन ही कौन सी खाली है जो बेस्ट पोजीशन है? 3 प्राइम OH। चलो, तो ये स्टोरी है बेसिकली, जो बॉन्ड्स हमको पढ़ने थे मैंने पढ़ा दिए, ठीक है। अब हम चलेंगे बेसिकली जो पार्ट हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, मतलब आपके जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो वाले पार्ट पढ़ने। ये तो मुझे बेसिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप में इमेजिनेशन होगा और आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओ। हालांकि ये जो चीज मैंने पढ़ाई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपके दोनों के दोनों चीजें हैं, तो वहां पे मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे चूंकि मैंने बता दिया हुआ, और दोनों पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में, एक बार नहीं, एज मेनी एज, ठीक है, बहुत ज्यादा बार पूछी जा चुकी है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपका हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये क्या है? हाइड्रेट्स किसका? कार्बन। कार्बन। अगर आपको एक जनरल फार्मूला लिखना हो, जनरल फार्मूला, तो आप कुछ इस तरह करके लिख सकते हैं। हालांकि इसके एक्सेप्शन है, ठीक है, बट आप जनरली यू कैन शो अ जनरल फार्मूला फॉर द कार्बोहाइड्रेट एज CnH2n, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ऑलवेज जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो क्या होगा? 2:1। 2:2 सेम होगा। विदाउट एनी एक्सेप्शन कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 2:1। मैंने अभी क्या बोला कि जनरली यू कैन शो कार्बोहाइड्रेट बाय अ जनरल फार्मूला CnH2n, बट इट हैव एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन क्या है? HCHO जानते हो क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड तो है तो वो भी जनरल फार्मूला में, बट ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बेसिकली, ठीक है, दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो एक्सेप्शन है आपके ये इस जनरल फार्मूला पे, बट स्टिल यू कैन रिप्रेजेंट इन एटलीस्ट इन बायोलॉजी, ठीक है, एटलीस्ट इन बायोलॉजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री, यू कैन स्टिल रिप्रेजेंट बाय दिस जनरल फार्मूला, ठीक है। तो ध्यान में रखना
कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रेट्स हैं कार्बन के, ठीक है। हाँ सर। और इनमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो है वो ऑलवेज 2:1 होता है। मैं इस बात पे इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको लिपिड पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट्स में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एलिमेंट्स प्रेजेंट, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपका लिपिड भी इन्हीं एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। लिपिड also contain carbon, hydrogen and oxygen, but there is a difference between carbohydrate and lipid. And what is it, the difference? The difference is the ratio between hydrogen and oxygen is not 2:1, ठीक है। ये 2:1 का रेशियो आपका लिपिड में नहीं प्रेजेंट होगा, इट विल बी ओनली प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हाँ इस सर। चीज को आप ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो आपका 2:1 सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा। एक और चीज बताता हूं, बड़ी बड़ी लॉजिक वाली चीज है कि कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है या प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में दो ही यूज होते हैं, कौन कौन से? एक आपका कार्बोहाइड्रेट यूज होता है और दूसरा फैट यूज होता है, ठीक है। आपका बॉडी इन दो फॉर्म में बेसिकली एनर्जी सोर्स को के लिए, एनर्जी के लिए इन दो न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। लिपिड। बट स्टिल कार्बोहाइड्रेट जो है प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्यों? बिकॉज इट कंटेन मोर ऑक्सीजन इन कंपेयर टू द लिपिड। और आपको पता है कि अगर रेस्पिरेशन कैसा है? एरोबिक है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एनर्जी एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है दैट मींस कि इट रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है। और अगर न्यूट्रिएंट्स के पास में, एनर्जी सोर्स के पास में ऑलरेडी कुछ ऑक्सीजन अवेलेबल है तो उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा, उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, उसको कम इजी हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स और प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन कंपेयर टू लिपिड। जब आपको बॉडी में फूड को स्टोर करना होता है, समझ रहे हो, बॉडी में अगर आपको फूड को स्टोर करना है तो उस समय ये देखा जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कम स्पेस लेके जो है ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ज्यादा अमाउंट में फूड को स्टोर कर सकता है, तो वो है फैट। फैट बहुत कम जगह पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से फैट एज ए स्टोर्ड फूड मटेरियल है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो इसको पहले। आगे बढ़ते हैं बच्चे। कार्बोहाइड्रेट्स को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जब आप पढ़ते हो तो बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड एल्डोसिस और कीटोसिस। ये केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में आपका, आप इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस आर कीटोसिस, ठीक है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुप्स के बेसिस में, उसमें जो बेसिकली एल्डोस
जो है CHO एंड CO ग्रुप लगा है उसके बेस पे दो पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक को बोलते हैं एल्डोजेंस और दूसरे को बोलते हैं कीटोन्स। कीटोन्स। किस बेस पे? एल्डोजेंस में CHO। CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो CHO ग्रुप है ये किस पोजीशन पे होगा? टर्मिनल पोजीशन पे। CHO ग्रुप तो टर्मिनल पे ही होता है ना। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। एल्डोजेज में जो CHO ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, और जो कीटोजेज हैं, कीटोजेज पे जो CO ग्रुप है बेसिकली, ठीक है, जो CO ग्रुप है इसको इस तरह से बनाओ, इट विल बी प्रेजेंट इन एट इंटरनल पोजीशन। क्या एक्सटर्नल ही प्रेजेंट होता है क्या कभी CO ग्रुप? नहीं प्रेजेंट होता है। नहीं। तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनको आप दो ग्रुप्स में, एक ब्रॉडली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, एल्डोजेज एंड कीटोजेज। एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहते हो तो जैसे आपका ग्लूकोज। राइबोज, ठीक है, वो बेसिकली एल्डोजेज हैं। और आपका कीटोजेज का अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो तो फ्रक्टोज, आपका रिबुलोज, देखो जहां पे ओज लगा हो इस तरह से, जनरली फ्रक्टोज एक्सेप्शन, फ्रक्टोज एक्सेप्शन है, जनरली जहां पे ओज लगा हो वो आपका एल्डोजेज होगा, और जहां पे LOSE लोज लगा हो वो आपका कीटोजेज। फ्रक्टोज उसका एक्सेप्शन है। तो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो। सर वो एक्सेप्शन क्या बोले? बच्चे वो तो जनरली जहां पे ओज लगा होता है OSE वो एल्डोजेज होते हैं, और जहां पे LOSE लोज लगा हो वो आपका कीटोजेज होते हैं। बट फ्रक्टोज में लोज नहीं है, वो ओज ही है, स्टिल इट इज कीटोज। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो जो सोर्स है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है? प्लांट्स। इवन आप ग्रीन प्लांट्स को हटा के ऑटोट्रॉप्स भी कर सकते हो। ऑटोट्रॉप्स करो, इन ब्रैकेट ग्रीन प्लांट्स कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। ऑटोट्रॉप्स कर लो। तो जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है वो है ग्रीन प्लांट्स, प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली इतना तो आपको भी पता है कि बनता क्या है। ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज को इजिली ट्रांसपोर्ट करने के लिए चेंज कर दिया जाता है सुक्रोज में। सुक्रोज में। एक्चुअली ये थोड़ा सा रिएक्टिव कम है, ठीक है, इनरिएक्टिव है, तो उसकी वजह से इसको सुक्रोज पे कन्वर्ट करते हैं।
सुक्रोज को स्टोर करने के लिए इसको स्टार्च पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो फूड का जो स्टोरेज है इन केस ऑफ प्लांट वो किस फॉर्म पे होता है? स्टार्ट। स्टार्च। प्लांट्स में जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है वो है स्टार्च। ट्रांसपोर्ट के लिए सुक्रोज और सिंथेसिस एक्चुअली होती है किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बायोमॉलिक्यूल्स वो अल्टीमेटली किससे सिंथेसाइज होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करके डिफरेंट जो है बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी। प्लांट्स डिफरेंट पाथवे यूज करता है, फिर इनसे मतलब फोटोसिंथेसिस से आपकी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो जाएगी, फिर इन कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करके अदर बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी। तो ध्यान में रखना कि जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का दैट इज ऑटोट्रॉफ्स और यू कैन से ग्रीन प्लांट्स, अगर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि पूरी अर्थ में जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। वो क्या है? सनलाइट। 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 दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और इस सोर्स ऑफ एनर्जी को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी सिर्फ किसमें प्रेजेंट है? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये बेसिकली अर्थ के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, या ये बोल सकते हो कि अर्थ में जो सनलाइट को ट्रैप करने की जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में एक बार एनर्जी कैप्चर हो गई, अब उसको आप डिफरेंट प्लेस पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, दूसरे से तीसरे ट्रॉपिक लेवल। एक्चुअली वो प्रोसेस कौन सी है जहां से वो ट्रैप हुई एनर्जी? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ठीक है। एंड ये कैपेबिलिटी सिर्फ ऑटोट्रॉप्स के पास में कि वो जो सनलाइट है उसको ट्रैप कर सके। तो एक पॉइंट लिख दो, कार्बोहाइड्रेट is first your preferred respiratory substrate. Preferred respiratory substrate। ठीक है। अगर आप रेफरेंस ऑर्डर बोलेंगे, मैं यहीं पे लिखा देता हूं, हालांकि रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते ही हैं। रेफरेंस ऑर्डर एज सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी भाई आपने पेपर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके। सबस्ट्रेट। तो जो रेफरेंस ऑर्डर फॉर एज सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर पे आपका फैट, फैट, देन थर्ड प्रोटीन। पे आपका। हालांकि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अवेलेबिलिटी है वो सबसे अधिक होती है फैट में, ठीक है। सबसे अधिक एनर्जी फैट में पाई जाती है। देन आप प्रोटीन को थोड़ा सा पहले लिख सकते हो, हालांकि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट में ऑलमोस्ट इक्वल है,
ठीक है, पर फिर भी हम थोड़ा सा जो ग्रॉस एनर्जी है वो प्रोटीन में ज्यादा होती है, नेट दोनों में सेम। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को आप बहुत सारे क्राइटेरिया हैं क्लासिफाई करने के, ठीक है। हम ऑन द बेसिस ऑफ अगर बात करें कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, जो कि आप लोअर क्लासेस पे पढ़ते आए हो, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं इनका जो टेस्ट है वो स्वीट, मीठा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट आपको कैसा लगेगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट का? Sweet taste. And that's why these carbohydrates are known as शुगर। तो शुगर सिर्फ आप कौन से कार्बोहाइड्रेट को बोलोगे जिनका टेस्ट कैसा है? स्वीट है। स्वीट। ठीक है, स्वीट होने की वजह से इनको आप शुगर बोलते हो। जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट, और अगर स्वीट नहीं होंगे तो इनको आप शुगर नहीं बोलोगे। अगर ये टेस्ट में स्वीट नहीं है तो इनको आप शुगर नहीं बोलोगे। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? इसमें आपके मोनोसैकराइड्स और डाइसैकराइड। एंड ओलिगोसैकराइड्स, ये है। मोनोसैकराइड्स में जैसे आपको पता ही है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। मैनोज, these are some of the example of monosaccharide. These are the smallest unit basically. ओलिगोसैकराइड्स में आपके कई सारे हैं। कौन कौन से हैं ओलिगोसैकराइड्स में? एक्चुअली इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो ना। ओलिगोसैकराइड्स में आपके ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें जो नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट 2 to 9 हो, नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स 2 to 9 हो। तो इसका मतलब है कि ओलिगोसैकराइड्स को आप कई सारी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, जैसे डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, पेंटासैकराइड, हेक्सा, हेप्टा, ठीक है, कई सारी, ठीक है। तो बेसिकली ओलिगोसैकराइड्स जो हैं उसमें अगर डाइसैकराइड की बात करोगे, ओलिगोसैकराइड के अंदर अगर मैं डाइसैकराइड लूं जहां पे 2 मोनोसैकराइड यूनिट,
तो डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल तो आप जानते ही हो, लाइक सुक्रोज, 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 लाइक माल्टोज, लाइक लैक्टोज, ये सब डाइसैकेराइड। हालांकि मैं बताऊंगा ही आगे चल के, मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ पे एक ही एग्जांपल करता हूँ, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को क्राइटेरिया लिया गया है और ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कार्बोहाइड्रेट्स को एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के भी अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, सेलुलोज आपका, डिफरेंट बेसिकली एग्जांपल है। तो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो। हो गया? हाँ सर। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स वो वाले सैकेराइड्स हैं, वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं जहां पे सिर्फ एक ही यूनिट, सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट से बेटर है ये मैं बोल दूं कि दीज कार्बोहाइड्रेट्स कैंट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। These are smallest. उनको आप बोलोगे मोनोसैकेराइड्स। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन्स है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन है एक मोनोसैकेराइड के अंदर, वो हो सकते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको n से रिप्रेजेंट करूं तो वो आपको देखने को मिलेंगे 3 to 7 नंबर ऑफ कार्बन्स इन अ सिंगल मोनोसैकेराइड यूनिट की जो रेंज है वो है 3 to 7, 3 से 7, and on the basis of number of carbon monosaccharides are categorized in several category, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन्स पे ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं इनको इस तरह से ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, हेक्सोज, सेप्टोज, एंड ये बेसिकली कैटेगरी है किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ट्रायोज बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 है, यहाँ पे 4 है नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट। अब स्टार्ट करते हैं ट्रायोज। आप मोनोसैकेराइड का आप जनरल फार्मूला इस तरह से लिख सकते हो CnH2ON, जो पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट के लिए बोला, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो ट्रायोज बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, बता सकते हो मुझे ट्रायोज का फार्मूला?
सर C3H2O whole 3. C3H2O whole N। ठीक है, C3H2O3। तो ट्रायोज के एग्जाम्पल आप अपने सिलेबस में 2 एग्जाम्पल पढ़ो, बता सकते हो? Glyceraldehyde and Dihydroxy acid. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहाँ पे पढ़ोगे? सर ग्लाइकोलाइसिस में। गुड, ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ोगे आप इसको। चलो इसको इरेज कर देता हूं मैं। 1-2 मोनोसैकेराइड की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी थी, वो बीच में छूट गया। चलो मोनोसैकेराइड की कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे 1-2 यहाँ पे लिखा देता हूँ, जस्ट इसको इरेज करने के बाद कॉपी कर लो आप फटाफट। कर लिया कॉपी? हाँ सर। हाँ सर। दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और तो कुछ खास नहीं है। जो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक लिखा शॉर्ट फॉर्म में, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं बेसिकली दीज आर रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ऐसे करके लिख लेंगे। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं दीज आर रिड्यूसिंग शुगर। या इस तरह से लिखो बच्चे, रुक जाओ इसको इरेज करके पूरा स्टेटमेंट लिखा दो। आर रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मोनोसैकेराइड्स ईदर एग्जिस्ट इन रिंग चेन और स्ट्रेट चेन। रिंग और स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो सर हाँ रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या बच्चे? रिड्यूसिंग। बच्चे आपका आवाज थोड़ा कट रहा है, दोबारा से बोलो। वो सर हाँ बोलो। बोलता हूँ कि वो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब, वो रिड्यूसिंग शुगर। बच्चे रिड्यूसिंग का मतलब आप जानते हो केमिस्ट्री में? हाँ, क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन, दे आर एबल टू रिड्यूस सम अदर मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल जो किसी और मॉलिक्यूल को, या एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो किसी और एलिमेंट को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी हो, रखता हो, उसको बोलेंगे आप रिड्यूसिंग। ठीक है। तो ये मोनोसैकेराइड्स ऐसी हैं
जो बेसिकली कुछ सोल्यूशन होते हैं लाइक फेलिंग सोल्यूशन, उनको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन के अंदर आयरन पाया जाता है तो आयरन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दीज शुगर्स आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। ओके, हाँ सर। तो मोनोसैकेराइड इधर एग्जिस्टिंग रिंग आर स्ट्रेट चेन। ठीक है, अभी मैं रिंग चेन की बात कर रहा हूं, रिंग चेन। तो दो टाइप की रिंग चेन यहां पे मिलती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक है पाइरिनोस, दूसरी है फ्यूरानोस। ये पाइरिनोस में 6 मेंबर्ड, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, और फ्यूरानोस आपकी 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, मतलब 6 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे पाइरिनोस के अंदर, जिसमें से कार्बन नंबर, रिंग का जो फॉर्मेशन है वो कार्बन 1 एंड कार्बन 5 के बीच में होगा। और फ्यूरानोस के केस में जो रिंग का फॉर्मेशन है वो कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर, इस तरह से लिख सकते हो, कार्बन 2 टू कार्बन 5, यहां पे। मैं एग्जांपल दे देता हूं, स्पेस चाहिए उसके लिए आप इसको कॉपी कर लो। हो गया सर। ओके, तो पाइरिनोस का, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अगर रिंग चेन स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ग्लूकोज का, तो यहाँ पे आपका कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, यहाँ पे कार्बन नंबर 3, यहाँ पे कार्बन नंबर 4, और यहाँ पे कार्बन नंबर 5, और ये CH2OH, ये कार्बन नंबर 6। तो जो रिंग का फॉर्मेशन हुआ है ये कार्बन नंबर 1 से और ये कार्बन नंबर 5 के बीच में हुआ है। ठीक है, C1 और C5 के बीच में, जबकि रिंग के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो रिंग है पाइरिनोस, तो 6 मेंबर्ड रिंग, पर जो जिन कार्बन के बीच में ये चेन बना है वो C1 एंड C5, C6 से नहीं बना। किससे बना? C5 एंड C1। इसी तरह से ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। पूरा मैंने अभी नहीं बनाया है, आई थिंक 2 वैसे बना लेना, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली अभी। जो मेन चीज है वो बता दी मैंने आपको। फ्रक्टोज अगर आप देखोगे, तो फ्रक्टोज में वन 2 3 4 और यहाँ पे एक CH2OH, मतलब ये कार्बन नंबर 5। तो जो रिंग का फॉर्मेशन हुआ है कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4 हुआ, जबकि नंबर ऑफ एटम इन बिटवीन रिंग कितने हैं? 5। तो ये वाला जो चेन होगा ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज। ठीक है, ये आपका जो है फ्यूरानोज है, इस रिंग को फ्यूरानोज बोलेंगे, और इस तरह के रिंग को आप बोलेंगे पाइरिनोज।
क्लियर? हाँ सर। चलो तो वापस से मैं बच्चे ट्रायोज पे आता हूँ। ये कॉपी कर लिया ना आपने? हाँ सर। हाँ सर। वापस से ट्रायोज पे आते हैं। तो ट्रायोज के मैंने एग्जांपल तो आपको दे दिए। कि ऐसे मॉलिक्यूल जो इनमें बेसिकली 3 कार्बन प्रेजेंट हो, उनको जो है कार्बोहाइड्रेट के केस में बोल रहा हूँ, तो उनको ट्रायोज बोलोगे आप। और ट्रायोज में आपका एग्जांपल दे दिया मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड का, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। यहाँ पे ये लिखना है यूजेज, या आप ये बोल सकते हो पॉइंट करके लिख लो कि दीज आर इंटरमीडिएट्स इन ग्लाइकोलाइसिस। दोनों क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट बायोमॉलिक्यूल्स है कि नहीं? हाँ सर। और कहां पे यूज है इनका? लिपिड के सिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है, यूज इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड। टेट्रोज, टेट्रोज का अगर एग्जांपल दें, एरिथ्रोज एंड एथ्रोलोज। तो ये तो आपका एल्डोज है और ये आपका कीटोज है। यही सेम चीज, सेम स्टोरी आपके ट्रायोज में भी था। ग्लिसरॉल्डिहाइड आपका एल्डोज है और जो DHA डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो आपका कीटोज है। तो टेट्रोज में ये जो एरिथ्रोज एंड एरिथ्रोलोज हैं, ये बेसिकली इंटरमीडिएट्स हैं इन फोटोसिंथेटिक पाथवे। फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है, उसमें ये इंटरमीडिएट्स हैं, उसमें ये इंटरमीडिएट्स हैं। as well as they are used in synthesis of लिग्निन। लिग्निन के सिंथेसिस में ये यूज होता है। तो ये तो हो गया टेट्रोज एग्जाम्पल, याद रखना। और ये थोड़ा सा पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपके पेंटोज, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 5। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 4। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो क्या लिखा है आपने? क्या बच्चे? तो क्या लिखा है आपने? यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ लिग्निन, LIGNIN। ओके। तो पेंटोज में एग्जाम्पल आपका राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है,
या रिबुलोज लिख लो डायरेक्टली, एक रिबुलोज लिख लो, डीऑक्सीराइबोज भी लिख सकते हो आप। राइबोज डीऑक्सीराइबोज में अंतर समझते हो कि जो राइबोज का सेकंड कार्बन है, अगर उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोज। मैं बस पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो राइबोज डीऑक्सीराइबोज, जब आपको पता है कि राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज बोथ यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। DNA न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस लिख देता हूँ, आप डीएनए आरएनए भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए, ठीक है। सेवरल इंटरमीडिएट्स और भी हैं, वहां पे भी यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं इनको, क्योंकि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आपके जैसे आरएन उसमें एटीपी में भी पाया जाता है नहीं एटीपी? हाँ सर। ठीक है, बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स हैं जहां पे पाए जाते हैं। तो जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि नहीं, या यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं? 1 मिनट होल्ड करना, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहीं पे लिख देते हैं, एक ही लाइन को लिखाना है। Ribose is important component of RNA, ATP, NAD, FAD, and several vitamins. टाइम कितना हुआ? 418। 418। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेक्सोज, कॉपी कर लो इसको। हेक्सोज 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे हेक्सोज पे। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो ग्लूकोज। ग्लूकोज। अब ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है, आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने जो है क्या कहते हैं, देख सुना होगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो मॉलिक्यूल्स बेसिकली रोटेट कर देते हैं उनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोला जाता है। तो ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मोड़ देता है, ठीक है। इस वजह से इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोज। तो आप इस तरह से लिखो, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल। और इसी की वजह से ग्लूकोज इज नोन एज डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज।
ठीक है। ग्लूकोज आपका पाया जाता है किसमें? फाउंड इन हनी। नो, हनी में तो पाया जाएगा बच्चे, हनी में फ्रक्टोज भी पाई जाती है, ग्लूकोज भी पाया जाता है। मेन चीज देखो ग्रेप्स, जनरली फ्रूट्स में जो शुगर पाई जाती है वो फ्रक्टोज होती है, पर ग्रेप में ग्लूकोज पाया जाता है, एक्सेप्शन। ठीक है, तो ग्रेप्स, इसी वजह से इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर। ये ब्लड में पाई जाती है, ब्लड शुगर। ठीक है, इसी वजह से इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं। तो याद रखना कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, ग्रेप्स में पाई जाती है और ब्लड में पाई जाती है। बाकी इससे ज्यादा मुझे लिखाना नहीं है इसमें, आपको पता है कि 6 कार्बन है इसमें। ठीक है, बाकी छोड़ो जरूरत है, बाकी मैं लिखा दूंगा जहां पे जरूरत है। फ्रक्टोज पे आते हैं। फ्रक्टोज भी आपकी हेक्सोज ही है, हेक्सोज का एग्जांपल है। डिफरेंस क्या है कि ये एल्डोज है और ये कीटोज। ठीक है, तो ये लीवो रोटेटरी है, ये लीवो रोटेटरी, और इसी वजह से फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? लेबुलोज। लेविलोज। दैट्स व्हाई फ्रक्टोज इज नोन एज लेविलोज, लेविलोज के नाम से जाना जाता है। फाउंड इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में पाया जाता है, एक्सेप्ट किसमें? ग्रेप्स। ठीक है, और इसी की वजह से ये फ्रूट्स में पाया जाता है, इस वजह से फ्रक्टोज इज नोन एज फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को किस नाम से जानते हैं? फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हनी में भी पाया जाता है, ठीक है, आल्सो फाउंड इन हनी, पर हनी शुगर नहीं बोलते, ध्यान में रखना, क्योंकि उसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है। आल्सो फाउंड इन हनी में भी पाया जाता है। कॉपी करो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, दिस इज स्वीटेस्ट, ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर। फ्रक्टोज जितनी भी शुगर्स आप जानते हो उनमें सबसे स्वीट शुगर है, स्वीटेस्ट। कॉपी करो। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। दो और एग्जांपल दे देता हूं हेक्सोज में आपको। गैलेक्टोज एंड मैनोज, दोनों हेक्सोज हैं, बट दीज sugars are not found in free form, not found free form में आपको नहीं मिलेंगे। जब भी आप इनको देखोगे they always bound with some other molecules। ठीक है, अदर मॉलिक्यूल्स के साथ में बाउंड होंगे। जैसे आपका गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज आपका उसका लैक्टोज का कंपोनेंट है, लैक्टोज आपकी मिल्क शुगर है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बेसिकली इसमें प्रेजेंट होते हैं।
सेल वॉल की मेम्ब्रेन के, सॉरी सेल वॉल कह रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन की जो यूनिट्स हैं, लाइक चाहे लिपिड हो चाहे आपका कुछ प्रोटीन्स हो, उसके साथ में अटैच्ड होती हैं ओलिगोसैकराइड यूनिट के फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरह से मैनोज फ्री फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होंगी कि फ्री फॉर्म में, ब्लड में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट। ठीक है, या तो यहाँ पे स्पेशली लिख दो नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म इन ब्लड। जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपको ब्लड में फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं, वैसे आपको ये नहीं मिलेंगे। यहां से आपके ये सारे खत्म हो गए हैं। अच्छा, एक हेप्टोज बचता है, तो उसमें एक एग्जांपल में लिखा दूं, हालांकि पूछेगा कोई नहीं बच्चे। सीडो हेप्टोज एंड सीडो हेप्टोलोज, कोई नहीं पूछेगा। सेवन कार्बन शुगर है हेप्टोज आपकी, जिसके एग्जाम्पल है सीडो हेप्टोज एंड सीडो हेप्टोलोज। तो इसको कॉपी कर लो। एक और बता देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले ही बता चुका हूं जब मैं बोल रहा था कि ऑल मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, बिकॉज दे आर केपेबल टू रिड्यूस Benedict or and भी लेता हूँ and Fehling solution। Fehling solution एक्चुअली वहां पे जो कॉपर प्रेजेंट है स्पेशली Fehling solution में, उसको ये कोई भी शुगर बेसिकली रिड्यूस कर देती है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और बेसिकली बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि इसको ये जो कैपेबिलिटी है रिड्यूसिंग वाली कैपेबिलिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक, बेसिकली ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये यूज होती है टू डिटेक्ट ग्लूकोज इन यूरिन। ओके, लिखा है आपने बेनेडिक्ट एंड फेहलिंग, FEHELING, फेहलिंग सॉल्यूशन। FEHELING फेहलिंग सॉल्यूशन। तो कॉपर होता है उसमें अपने +2 फॉर्म में, उसको +1 फॉर्म में चेंज कर देती है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज द बेसिस ऑफ, आप ये बोल सकते हो कि दिस कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड टू डिटेक्ट ग्लूकोज इन यूरिया, सॉरी यूरिन, नॉट यूरिया। ठीक है, यूरिन में ग्लूकोज की डिटेक्शन जो है उसको डिटेक्ट करने में बेसिकली यूज कर लिया जाता है। तो मोनोसैकराइड वाला पार्ट जो है मैंने फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो ओलिगोसैकराइड से करेंगे। ओलिगो में डाइसैकराइड पढ़ना है, इसके बाद कुछ खास नहीं है। तो ओलिगोसैकराइड्स आपका 5 to 10 मिनट्स का टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है पॉलीसैकराइड्स पे चले जाएंगे या कॉम्प्लेक्स शुगर्स पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके हेलो सर। हाँ बोलो सर। सर आप जो लिखा है एक लाइन यूज टू डिटेक्ट ग्लूकोज इन यूरिन, कैसे सर? मैं वो मोनोसेकेराइड से वो डिटेक्ट कर सकता? ग्लाइकोसूरिया का नाम सुना है? हाँ। वो क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया, यूरिन। अरे सॉरी यूरिन, नॉट, बार बार यूरिया बोल देता हूँ, यूरिन। ठीक है, तो हाँ। ग्लूकोज है उसको बाई फेलिंग टेस्ट या फेलिंग सोल्यूशन में डालोगे और ग्लूकोज प्रेजेंट है उसमें, तो वो क्या कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा, और वो जो जैसे ही रिड्यूस करेगा वो कलर चेंज कर देगा, अपना फेलिंग सोल्यूशन अपना कलर चेंज कर देगा। ठीक है, हाँ उससे पता चल जाएगा कि इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।